मैं अपनी बात जिस क्षेत्र से प्राथमिक रूप से मैं आता हूं, भले ही CI2 के विचारधारा से जुड़े हैं, उसकी सिपाही हूं मैं वो डिफेंस सेक्टर के अंदर ही सीमित रखूंगा। कल का दिन यानी 1 अक्टूबर 2021 सुरक्षा कर्मचारियों के लिए सर्वाधिक काला दिवस रहा। 220 साल पुराने जो हमारे आयुध निर्माणियां जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था इस उद्देश्य से कि देश के गोला बारूद कमान इत्यादियों की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में एक डेडिकेटेड कैपेसिटी हम तैयार करेंगे। ये हमारा लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य था कंपनी का। फिर वो बढ़ते बढ़ते आज 220 साल में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हो गई। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे टैंक हो, चाहे स्मॉल आर्म्स हो, चाहे एक्सप्लोसिव्स हो, चाहे डिटोनेटर हो, चाहे RDX हो, चाहे गन हो, चाहे एनीथिंग, कुछ भी आप कहें वो सब हम तैयार करते हैं। हमारे देश में ये काम करने वाला और कोई संस्था है ही नहीं। निजी संस्थानों के लगातार इस बात की शिकायत रही कि आपके उद्योग में हमारी भागीदारी मात्र एक वेंडर के तौर पे है, उत्पादक के तौर पे नहीं है। और सरकार हमेशा ही वो हामी में लाते रहे कि आप बिल्कुल सही है, हम आपको उत्पादक के वर्ग में शामिल करने की भरसक कोशिश करेंगे। और वो हालत आज ये बनी है कि वो 220 साल पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड उसका समापन हो गया परसों, और काल से यानी 1 तारीख से जो सारा हमारा 41 कारखाना हो उसको एक कारखाने के रूप में, एक उद्योग के रूप में, एक व्यापार के रूप में, एक संस्था के रूप में वो जीवित भी नहीं रखना चाहता है, उसे 7 टुकड़ों में बांट दिया। 7 कमर्शियल एंटिटीज बना दिए गए जो एक दूसरे के साथ ग्राहक का संबंध बनाए रखेगा। ये उनका शर्त रहा कि आज एक दूसरे कारखाने के उत्पादन दूसरे के पूरक के तौर पे जो काम करता है, समन्वय कार्यवाही के तौर पे जो प्रस्तुत करता है, वो समाप्त होना चाहिए। एक दूसरे के बीच शुद्ध ग्राहक का संबंध होना चाहिए। वो कल से उन्होंने लागू किया है। हमारे साथ एक अतिरिक्त विडंबना ये है, रक्षा क्षेत्र को परंपरागत रूप से हम एक होली काऊ मानते हैं, एक गाय जिसे हम पूछते हैं, उसके बारे में नकारात्मक बात अखबारों में भी नहीं मिलेगा, निंदा सूचक कभी कभी मिलेगा कर्मचारियों के खिलाफ, लेकिन उद्योग के मामले में नहीं मिलेगा। हमारे सामने जो कर्मचारियों की जो हमारी संस्थाएं हैं, फेडरेशंस है, इस बार हम लोगों ने एक मोर्चाबंदी की जिसमें सब शामिल है, BMS भी शामिल है। और सौभाग्य की बात यह है वो आज तक हमारे साथ है। एक बार हम 2 दिन की हड़ताल की, फिर 3 दिन की, फिर 5 दिन की। उसके बाद जब अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, तब उन्होंने राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया कि सुरक्षा क्षेत्र में कोई हड़ताल हो ही नहीं सकती। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो लीगल स्ट्राइक करके एक प्रोविजन है, बोले तुम्हारे लिए कोई लीगल इलीगल की कोई बात नहीं होगी, सारा हड़ताल और क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, आपका जेल भी हो सकता, जुर्माना भी हो सकता, दोनों हो सकता। और हड़ताल का मतलब ये नहीं कि घोषित रूप से जैसे कि हम लोग आमतौर पे करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में सामूहिक और मात्र किसी क्षण के लिए भी अगर वो बाधा उत्पन्न करता है, वो भी इसके दायरे में आ जाएगा, चाहे वो उत्पादन निजी क्षेत्र के हो रहा हो, चाहे सरकारी संस्था में हो रहा हो। उसमें वो भी शामिल होगा जो निजी क्षेत्र से उत्पादन बाधित होने से सरकारी क्षेत्र के उत्पादन बाधित होगा, वो भी इसके दायरे में होगा। कुछ रखा नहीं बचा। हमारे CI2 के नेतृत्व ने इसको बड़े गंभीरता से लिया। फिर क्या,
अगर ट्रेड यूनियन आंदोलन का जबरदस्ती इस प्रकार के उनके साथ सलूक किया जाए, कर्मचारी देश के नागरिक होने के कारण अपना विरोधाभास जाहिर करने का एक वाजिब तरीका तो होना चाहिए। अगर सो भी ना हो, उस अध्यादेश में कहा गया है कि अगर आपको ओवर टाइम के लिए कहा जाए, अगर ओवर टाइम ने नहीं किया तो आप भी दंड के पात्र होंगे। उसके 2 महीने के बाद जो अध्यादेश है दोनों सदन में कानून के रूप ले लिया है, ईडीए से, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट। संसद में कोई बहस नहीं हुई है। वामपंथी और ट्रेड यूनियन से दूसरे जो लोग जुड़े हुए सांसद, इन्हें भी अपनी बात रखने का कोई मौका उन्होंने नहीं दिया। मंत्री महोदय ने उसका ऐलान किया कि हम एक कानून बनाना चाहते हैं, तुरंत उसके बाद भाजपा के सारे सांसद खड़े हो गए, हाथ उठा दिए, बोले पास। आज के जमाने में यानी 2021 को अगर हमें पहचानना है तो हमें ये सब जो आने वाले दिन में सिर्फ डिफेंस नहीं और क्षेत्र में भी निश्चित रूप से लागू होगा, हम उस बारे में कैसे मुकाबला करें, हमें सोचना होगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, ये सब है, लेकिन इस बात को भी हमने नोट किया है, 2 महीना पहले इन तक हमारी ये सामूहिक कार्रवाई से अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन बीएमएस ने अलग नहीं किया। जब हम उनसे पूछते हैं, वो बोलते कि हम भाजपा के नहीं हैं, हम आरएसएस के हैं। तो सारे कार्यवाही में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी में भी वो आज है। हमने कल का दिन काला दिवस के रूप में बनाया, भोजन बहिष्कार किया, बिल्ला लगाया, समावेश किया, उसमें भी वो भागीदार है। एक तरफ ये हुआ, दूसरे तरफ हम हड़ताल के साथ साथ हम कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग को भी हमने कभी नजरअंदाज नहीं किया। जो दूसरे क्षेत्र में सफल हुए सरकार की अंततोगत्ता वो एक त्रिपक्षीय समझौता करवाने में सफल हुए, चाहे दबाव से हो चाहे किसी भी तरह से। ये दे दिया, वो दे दिया, 1000 रुपया दे दिया, 500 रुपया दे दिया, ये करते हुए उन्होंने करवा दिया है। भरसक कोशिश करने के बाद भी चूंकि हमारी एकता को वो तोड़ नहीं पाया, तब वो नया परिभाषा लाया। बोले ये जो निगम बनाया गया ये औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे के बाहर है, इस बारे में कोई विवेचना हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? बोले ये सरकार के पॉलिसी मैटर है और ये सरकार के सार्वभौम अधिकार है और उनके पास जनादेश है। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो विवाद का परिभाषा दिया गया वो इसके बाहर है। अतः जो हमारे सामूहिक सौदेबाजी का सबसे अधिकृत प्रक्रिया जो था कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, वो खत्म हो गया। जब वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग खत्म हुआ तब हमारे सामने एक सवाल आया कि ये अगर पॉलिसी डिसीजन के तहत औद्योगिक विवाद अधिनियम के बाहर है, कल कोई भिन्न सरकार जिसमें हम लोग साथी है, तो अगर हम दोबारा इसे सरकारी क्षेत्र में लाना चाहते हैं तब क्या होगा? तब क्या ये पॉलिसी डिसीजन के कहते हुए तत्काल मान लिया जाएगा? नहीं। ये जो परिस्थितियां एक विकट हमारे सामने खड़ी हुई है, हम प्रत्यक्ष रूप से हमारा संगठन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन CI2 से जुड़े हुए संगठन नहीं है, लेकिन हम सबके साथ हैं और हमारे भी सारे लोग हैं। लेकिन CI2 ने एक रास्ता जो हमें बताया है वो हम लागू कर रहा है। उनका कहना यह है, हमारा प्रत्यक्ष मार्गदर्शक है कॉमरेड AKP पद्मनाभन और कॉमरेड हेमलता जी भी हमारे चर्चा में शामिल होते हैं, कॉमरेड तपन सेन भी। उनका कहना है कि कभी कभी या बीच बीच में या समय समय पर जो आंदोलन के मतलब एजिटेशन मोड में रहते हो ये बहुत अच्छा है, लेकिन आज की इस परिस्थिति में आवश्यकता यह है मिशन मोड में चले जाना।
यानी हमारे रजामंदी में कोई ढांचागत परिवर्तन होने नहीं देंगे। अगर आपने किया, अगर हमारे लिए मजबूरी आ जाए तो वो बात अलग है, फिर भी हम लगातार निरंतरता के साथ इसका विरोध हम लगातार करते रहेंगे, चाहे किसी भी ढंग से क्यों ना हो। जब से हमारी हड़ताल करने का अधिकार उन्होंने छीन लिया, तब हम कई तरह के, एक बार हम सर्वे के लिए गए। सर्वे का मतलब यह है, हम ये जानना चाहा, पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे साथ फेडरेशन है, यानी इंटक है। उसके बाद ये सारे 41 फैक्ट्रियों में हमने जांच करवाई, 2 पेटी, कितने लोग निगम के पक्ष में, जैसा कि आईएनटीयूसी कहता है, जैसा कि मंत्री ने मान लिया है। आईएनटीयूसी का कहना यह है कि चूंकि सरकार ने वादा किया कि 100% मिल्कियत इसकी सरकार की होगी, अतः इसे हम निजीकरण नहीं मान सकते। अचानक 2 साल 2.5 साल हमारे साथ हड़ताल पे शामिल होने के बाद अचानक उनको ये ख्याल आया। इसके साथ कितने लोग सहमत हैं, ये जानने के लिए हमने लोगों के बीच वोटिंग कराया। आप सुन के हैरान होंगे, वो इंटकी वालों ने भी उसी पेटी में मतदान किया जहां पे बाकी लोगों ने किया है, और 99.99% लोगों ने ये कहा कि निगमीकरण हमें नहीं चाहिए, निगमीकरण हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा है, ना किसी भी वो निगमीकरण कर रहा है, जो बुनियादी ढांचा ताकि वो टूट जाए, शीघ्र से शीघ्र और निजी हाथ में चले जाने की अनुकूल परिस्थिति पैदा हो जाए, इसलिए उन्होंने 7 हिस्से में बांट दिया। मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का ढांचा इस प्रकार है कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बैकवर्डली इंटीग्रेटेड। एक उदाहरण दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ जी, एक उदाहरण देने से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए टैंक बनाते हैं, हम बनाते हैं, आप जानते हैं, वो सब आवाडी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हिस्सा है, आवाडी चेन्नई में, वहां पे बनता है। वो टैंक का शकल आपने देखा? क्या वो टैंक का सारा काम वो एक कारखाना कर सकता है? नहीं। उसमें जो इंजन लगता है वो अलग कारखाने में बनता है, उसमें जो गन लगता है वो अलग कारखाने में बनता है, हमारे जबलपुर में बनता है। वो गन में आपने जो लंबा आपने देखा है कि बैरल, बड़ा एक उत्कृष्ट किस्म के एक क्रिटिकल एंटिटी है, वो एक अलग कारखाने में बनता। वो चीज बड़े खोल के अंदर होता है, वो 6 इंच मोटा स्टील के कास्टिंग होता है कि सामान्य तौर पे कोई बंदूक के गोली उसको पियर्स करके अंदर घुस नहीं सकता, वो अलग कारखाने में बनता। चाके के बदले में ट्रैक्ट व्हील होता, आपने देखा होगा, वो ट्रैक्ट व्हील अलग जगह पे बनता। ये सब कुछ अलग जगह बनता है, यहां तक कि उसमें ये प्रावधान है कि रात के अंधेरे में भी वो पहचान लेगा दुश्मन को, जाएगा, जिसे हम लोग नाइट विजन सिस्टम कहते हैं। वो नाइट विजन सिस्टम अलग कारखाने में बनता। इस प्रकार की ये सारे कारखाने अलग अलग 7-8 कारखाने मिलकर वो एक टैंक बनता। अब जब वो 3-4 टुकड़े में बट गया हो, तो जब उनके बीच एक फ्रैटर्नल रिलेशन ना हो, कस्टमर रिलेशन पैदा हो जाए, तो व्यापार में अगर इस साल उनको घाटा हो रहा हो, घाटा के मुकाबला करने के लिए वो एंड वक्त पे सौदेबाजी पे उतर आए, तो आज जहां तक आज की हालत तक जो हम आए, आने वाले दिन में शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हमने आपको उसका कहा टैंक का, वो तो टैंक है वेपन, हम लोग बोलते हैं बीएमपी, माने मेन बैटलफील्ड टैंक। मेन बैटलफील्ड में सबसे पहले टैंक रहता है, लेकिन उसमें जो एमुनिशन लगता है उसके बगैर तो नहीं। वो एमुनिशन में उसका खाका तैयार करने के लिए 3-4 कारखाने हैं, शेल अलग बनता है, केस अलग जगह पे बनता है, उसके मैगजीन जो अंदर लगता है वो अलग जगह पे बनता है, उसमें 4-5 किस्म के एक्सप्लोसिव लगते हैं अलग अलग कारणों से, वो अलग अलग कारखाने में बनता है, उसका फ्यूज अलग जगह पे बनता है, उसका डिटोनेटर अलग जगह पे बनता है। 11 कारखाने सीधे तौर पे वो एमुनिशन बनाने में लगे हुए हैं, जिनका काम विभिन्न प्रकार के एक्सप्लोसिव सभी गोला बारूद कारखाने में सप्लाई करना, वो टैंक बनाने के साथ। यानी
18-19 कारखाना मिलकर हमारे टैंक का उत्पादन है, जो आपको सामान्य तौर पे नहीं दिखाई देता। लेकिन वो जो 7, 5, 6 हिस्से में बट गया हो, तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है ताकि बहुत लंबे समय के इंतजार ना करना पड़े। एक साथ सबसे कमजोर जो कंपनी बनेगी उसको हम नोच लेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे वो एमुनेशन पे जाएंगे। एक कारखाना, एक कंपनी बनाई पैराशूट बनाने वाली। आपको मालूम है, चाहे नेवल हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, पैराशूट तो चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन पैराशूट चाहिए। पैराट्रूपर्स एक ट्रूपर्स ही है। लेकिन आर्मी में, आर्म फोर्सेस में जो पैराशूट चाहिए, उसको मात्र उत्पादन, चाहे उसमें कितना भी वेरिएंट क्यों ना हो, सब उत्पादन करते हुए भी वो मुनाफा नहीं कमा सकता। जो गुणवत्ता उनको चाहिए, उसमें अगर वो स्ट्रिक्ट रहे, कोई समझौता ना करे, अगर वो भारतीय सेना की जान लेने के साथ अपने आप को ना जोड़ लें, तो वो ये उत्पादन प्रणाली को अपना व्यवहारिक रूप दे ही नहीं सकता। अगर वो मुनाफा कमाना चाहेगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले वो कंपनी जो मार खाएगी वो क्यों? आपको जानते हैं, आजकल कई इस प्रकार के एनजीओज बने हैं जो पैराडाइविंग्स करते हैं, ग्लैडियस कहते हैं। उनके साथ जो जुड़े हुए, जिनका अनुभव सीमित है, वो इस कारखानों में हिस्सेदार बनेगा। वो कंपनी बना के साथ उसके नियमावली में कहा गया है कि अगर वहां के प्रबंधन अगर चाहे तो डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है, क्योंकि उनको मुनाफा कमाना होगा। वो डाइवर्सिफिकेशन के तहत ही आ जाएगा। हमारे एक ग्रुप है जिसे कहते हैं हम लोग ट्रूप कंफर्ट। आप लोग समझे, कंफर्ट मतलब ऐसे कपड़ा लत्ता जैसा हम पहनते हैं, ऐसा नहीं है। वो ले में जो काम करेंगे फौजी, जो उनका जो कपड़ा लत्ता होगा, वो सामान्य कलकत्ता शहर के चौराहे पे जो खड़े होके जो कपड़ा लत्ता पहन के हम घूमते हो, ऐसा तो नहीं होगा। वो एक भिन्न तरह के हैं। ठीक रेतीली जगह पर या कीचड़ में, ये सब खबरदारी और कोई नहीं रखता। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रखता भारतीय सेना की तरफ से, और हमारी ये कारखाने सब बनाते हैं। अभी तक हम लोग मुंह बंद करके रहे। कहते ना कि बिल में मुंह घुसेर के रखो तो तुमको भी नहीं देखेगा, तुम भी किसी को नहीं देख पाओगे। जमाना आज तक ऐसा ही चला, उसका भरपूर लाभ उठाया इस सरकार ने। शायद बीएमएस में भी सोचा कि अगर हम इस जगह से इनके खिलाफ चले जाएंगे तो हमारा संगठन बनाए रखना, अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल होगा। वे आज हमारे साथ, हमें खुशी है कि व्यापकतम एकता बनाने में उन्होंने हमें मदद की। आने वाले दिन क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से हमारे जो समन्वय समिति बनी है, वो समन्वय समिति ने यह फैसला किया है कि हम मिंट या बैंक नोट प्रेस में जो हुआ है, बीएसएनएल में जो हुआ है, ऐसा कोई ट्राइपार्टाइट समझौते के तहत हंसी खुशी हार माला पहन के नेताजी, मंत्री जी आगे उद्घाटन कर देगा कंपनी का, ऐसा हम होने नहीं देंगे। जो भी विरोध होगा, अति सामान्य रूप से क्यों ना हो, हम आपके इस पहल पे पोषक के रूप में काम नहीं करेंगे। ये हम उनको बताते रहेंगे, चाहे आगे चल के कुछ भी हो जाए। दिक्कत इस बात की है, हमारे जो वर्कलोड है वो ऐसा है कि वो हमें विडंबना में डालता। कोई भी कारखाना ऐसा नहीं है वो जवाबदारी के साथ कह सकता है कि आगामी 5 साल में काम करने वाले भरपूर उत्पादन का लक्ष्य लेते हुए आप चल सकते हो। क्यों? लक्ष्य बार बार बदलता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर की विशेषता ही यही है कि उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा वेरी करता है। लड़ाई हो जाए तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा आपको। इसीलिए आज के दिन वो भले ही उत्पादन ना हो रहा हो, आपने 6 महीना पहले वो खत्म कर दिया, लेकिन उसका ढांचा तैयार आपको बनाए रखना होगा विकट परिस्थिति में, ताकि आप तत्काल 2-3 दिन अंदर आप उत्पादन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उनका यह है कि भले ही कम उत्पादन हो, गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जवान की जिंदगी का सवाल है। उसके साथ जुड़ा कॉन्फिडेंस लेवल इसी बात पर होगा कि वो जो हथियार लिए हुए है, वो हथियार उसको धोखा नहीं देगा।
और उसके लिए अगर खर्च होगा, आधुनिक मशीनों की चाहिए, आधुनिक मशीन लगाना होगा। आधुनिक मशीन उत्पादक या लाभकारी तब होता जब बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता, लेकिन कम मात्रा में उत्पादन होने के बावजूद आपको यह बनाए रखना होगा कंटिन्यूअसली, नहीं तो धोखा खाएगा। ये सारे जो प्रणाली है, इसकी जो विशेषता है, इसीलिए अंग्रेजों ने कभी ये नहीं सोचा। अंग्रेजों के जमाने में 1947 में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी, दो विश्व युद्ध वही 18 कंपनी फैक्ट्रियों के बदौलत वो जीते सब जगह पे, दुनिया के कोई भी मंच पे हो। कारखाना तो वही है ना, वो जीसीएफ है, मध्य प्रदेश के उसी समय थे। कटनी के फैक्ट्री है, उसी समय के थे। खमरिया के फैक्ट्री है गोला बारूद की, वो उसी समय के है। वो इतने ज्यादा भरोसेमंद थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि निजी हाथ में जाना चाहिए, कभी नहीं सोचा। वो अपने देश में निजी हाथ में बनाते हैं गोला बारूद, लेकिन भारत में कभी नहीं सोचा। इस बारे में जितने बार भी बात आई, भारत सरकार की ओर से जो भी कांग्रेसी मंत्री रहे वो अंततोगत्ता बोला कि इसको रहने दो, जैसा चल रहा चलने दो। ये सरकार डंके के चोट पे 2014 में आते हुए ही ये फैसला किया कि इन पर, ये आयु निर्माणियों के कामकाज पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए। कांग्रेस सरकार ने इसका विरोध करते हुए उसको कभी एक्साइज ड्यूटी के दायरे में कभी आयु निर्माणियां नहीं आई। क्यों? वो बोले कि डिफेंस के बजट के पैसे से वे काम करते हैं और डिफेंस के बजट के पैसे से इनकी वहां पूर्ति होती है। यानी भारत सरकार के एक जेब से पैसा लेके वित्त मंत्रालय के जेब भरे, उसमें फायदा क्या है? लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम निजी हाथ में ये सौंपने वाले हैं, उनके साथ हम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं और इसीलिए दोनों को, उनके अगर 12.5% एक्साइज ड्यूटी देनी होगी तो आपको भी देनी होगी। शुरुआत यहीं पे, और ऐसे करते करते आज की कंडीशन जो है हमने आपके सामने रखा। आने वाले दिन में जो भी विकट स्थिति होगी, कोई ताला लगे, कुछ भी लगे, आप इतना भरोसा कर सकते हैं कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, उनके मार्गदर्शक के रूप में C2, AI2, CHMS सम्मिलित रूप से, मुख्य रूप से विचारधारात्मक पहल CITU की तरफ से ही होता, वे है और उनके साथ हम हैं। हम कभी नकारात्मक, आपके सर झुकाने वाला कोई कदम हम नहीं उठाएंगे। थैंक यू।